चलिए जल्दी से आप सब हेडिंग डालिए। तो क्या करने वाले थे हम सब? आज ठंड बहुत ज्यादा है ना, तो तुम बेचारे सब ठंड में गर्मा गर्म पढ़ाई करते हो। अच्छा तो है कंबल में बैठ के पढ़ते रहो, और कोई काम करने और पढ़ोगे तो तुम्हारे घर वाले समझेंगे पढ़ रहे हैं, तो तुमको खाना पीना भी बेड पे ही पहुंचा दिया करेंगे कि नहीं। चलो ए बात नहीं, ए हो गया, बस बहुत बातचीत कर ली। मुझे बताओ क्या कर रहे थे? अच्छा ये सब पढ़ लिए थे। एक काम करो ना, ओए सुनो तो, आपको दो तीन छोटे छोटे परिभाषा मुझे बताना है, ठीक है? उन परिभाषा को जरा समझ लो। तो एक हेडिंग डालिए। तो लिखो वर्ण विपथन। वर्ण विपथन। वर्ण विपथन क्या होता है पता है? ये मुझे बताओ, प्रिज्म में जब आप श्वेत प्रकाश देते हो तो कितने भाग में टूट जाता है? क्या ऐसा लेंस में भी होगा? अरे हाँ या ना? और लेंस में होना ये अच्छी बात बुरी बात? बुरी बात है। ओए किसी लेंस, मान लो तुम अपने नेत्र में लेंस को यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपके सामने एक श्वेत वस्तु को रखा गया, और श्वेत वस्तु में 7 अलग अलग रंग हैं। सातों रंग के कारण आपके लेंस का 7 अलग अलग फोकस बन गया, 7 अलग अलग। तो मुझे बताइए, आपको वो जो वस्तु है वो क्या सही से दिखाई देगा? तब स्पष्ट दिखाई, सारे अलग अलग हो जाएंगे ना, तो आपको अस्पष्ट दिखाई देगा। तो इस दोष को क्या कहते हैं? ये अच्छी बात है कि बुरी बात है लेंस में? तो लेंस की जो ये दोष है उसे कहते हैं वर्ण विपथन। लिखे तो इसके बारे में एक लाइन लिख लो। लिखे, लिखो वर्ण विपथन, हेडिंग डाल लिए। लिखे, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। आप मुझे बताओ कौची ने क्या कहा था कि अपवर्तनांक सभी रंगों का, अरे सभी रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, मतलब वो रंग के तरंग दैर्घ्य पर भी निर्भर करता है, था ना? तो वही मैं लिखवा रहा हूं। क्या? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के लिए, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के लिए, विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है या अलग अलग होता है? भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण, जिसके कारण श्वेत वस्तु का, जिसके कारण श्वेत वस्तु का, जिसके कारण श्वेत वस्तु का प्रतिबिंब, श्वेत वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाएगा लेंस? श्वेत वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट या अस्पष्ट? अस्पष्ट हो जाएगा, है ना? श्वेत वस्तु का प्रतिबिंब रंगीन एवं अस्पष्ट बनता है, रंगीन एवं अस्पष्ट बनता है। रंगीन एवं अस्पष्ट दिखाई, अस्पष्ट बनता है ना, रंगीन एवं अस्पष्ट बनता है। लेंस के इस दोष को, या इस दोष को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस दोष को वर्ण विपथन कहते हैं। वर्ण विपथन, जैसे एग्जांपल देखो तो, अब थोड़ा सा समझ लो। मान लीजिए, क्या देखो, इधर से प्रकाश आ रही थी, कौन सी प्रकाश? श्वेत। तो कल ही आपने पढ़ा था कि अगर इस लेंस का अपवर्तनांक म्यू है, तो मुझे बताइए क्या सभी रंगों का अलग अलग होगा? तो कुछ रंग के लिए अपवर्त, जो इसका विचलन कोण है वो ज्यादा होगा, और कुछ के लिए विचलन कोण, जिसका विचलन कोण कम होगा वो है आपका रेड, और जिसका विचलन कोण सबसे ज्यादा होगा वो है आपका। तो मुझे बताइए क्या बाकी सारे रंग इसके बीच में बन जाएंगे?
तो इसका एक ही फोकस बनना चाहिए था, लेकिन कितने फोकस बन गए? अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग फोकस। तो मुझे बताइए, क्या प्रतिबिंब एक साथ आपको दिखाई देगा? क्या अलग अलग बन जाएंगे? इसलिए आपको जो दिखाई देगा वो स्पष्ट या अस्पष्ट। तो यही दोष कहलाता है वर्ण। मतलब जब आप किसी पदार्थ को, किसी श्वेत प्रकाश को रखेंगे तो उसके 7 भागों में टूट जाने के कारण, क्यों टूटेगा? क्योंकि कल ही आपने पढ़ा था कि अपवर्तनांक जो है वो रंग पर भी निर्भर, और इसलिए इसकी विचलन हो जाएगी और अलग अलग रंगों में टूट जाएगा, जिससे आपको एक जगह पे प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, और इस कारण से वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अस्पष्ट। ठीक है, लिख लीजिए। तो फोटो बना के दिखा दीजिए। सबसे कम विचलन जो होगा वो रेड, और सबसे अधिक विचलन होगा वो, सबसे कम विचलन किसका? रेड का, और सबसे अधिक विचलन बैगनी का। तो यह कहलाता है आपका वर्ण विपथन। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रोमैटिक, क्या कहते हैं? एबिरेशन, क्रोमैटिक एबिरेशन। चलो आगे बढ़े। आप लोगों ने नाम सुना था प्रकीर्णन का? अगला हेडिंग डालो, प्रकीर्णन। ये सब छोटा छोटा परिभाषा है, लिख लीजिए। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। हाँ जी, प्रकाश का प्रकीर्णन, पूरा ही लिख लो। प्रकाश का प्रकीर्णन। बताओ कोई क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं इसे। अच्छा, स्कैटरिंग मतलब फैल जाना, छितर बितर हो जाना। स्कैटर मतलब छितर बितर हो जाना, फैल जाना। कैसे? सुनो, ध्यान सुना। हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में, कहां पे आपको पता है कि बहुत सारे गैस, बहुत सारे कण होते हैं? अरे आपके वायुमंडल में बहुत सारे गैस, बहुत सारे कण, बहुत सारे अणु, परमाणु, हाँ या ना? अब सुना, जब प्रकाश की किरण आपके वायुमंडल में उपस्थित गैस या धूल के कण से टकराएंगे, तो मुझे बताइए, ये धूल के कण से टकराने के बाद क्या अलग अलग दिशा में प्रकाश का उत्सर्जन शुरू कर देगा? यस और नो? इसी को कहते हैं प्रकाश का। सुनना, प्रकाश आ रही है, आपके वातावरण में बहुत सारे धूल कण हैं, बहुत सारे अणु परमाणु हैं, गैस के कण हैं, हाँ या ना? वो आके उससे टकराया, और टकराने के बाद हर दिशा में, अरे सभी दिशाओं में फैल गया, हर दिशाओं में फैल गया। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। याद रहेगा? लिखिए, वायुमंडल के कण या अणु, वायुमंडल के कण या अणु द्वारा, वायुमंडल के कण या अणु द्वारा आपतित प्रकाश विकिरण को, आपतित प्रकाश विकिरण को अवशोषित कर, आपतित प्रकाश विकिरण को क्या करेगा? अवशोषित कर, अवशोषित कर, अवशोषित करके लिख लो, अवशोषित करके, अवशोषित करके इसे सभी दिशाओं में, अवशोषित करके इसे क्या कर दी है? सभी दिशाओं में उत्सर्जित करने की घटना को, अवशोषित करके इसे सभी दिशाओं में उत्सर्जित करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आप फंडा समझे क्या हुआ? जल्दी बोलो। हाँ पक्का? सुनो, ये धूल कण या कोई अणु या गैस के कण, इस पे प्रकाश आई, और आने के बाद प्रकाश क्या किया?
इससे टकराने के बाद सभी दिशाओं में फैल गया। तो यही होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऐसे भी कहते हैं कि प्रकाश आती है तो यह उसको अवशोषित कर लेता है। दूसरा यह भी तरीका जो आप समझ सकते हो, प्रकाश जो आया उसको यह क्या कर लिया, और आपने पढ़ा था जब ऊर्जा अवशोषित करती है कोई भी कण तो उसके इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा में चली जाती है, यस और नो, और फिर जब वो वापस अपने कक्षा में आती है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। तो ऐसे भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि पहले वो प्रकाश को अवशोषित कर ली और फिर बाद में उसको उत्सर्जित कर दिया। किस दिशाओं में, सभी दिशाओं में। तो सभी दिशाओं में उसको फैला दिया तो वही कहलाएगा प्रकाश का। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब समझो आप सिर्फ कि जब भी कोई प्रकाश आती है तो आपके वायुमंडल में जो उपस्थित कण है उससे टकराता है, उसके द्वारा अवशोषित होता है और फिर उसको वापस उत्सर्जित करता है, और उत्सर्जित करके चारों तरफ जो फैल जाती है वो हमारा क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा, एक छोटा सा बात और, इससे जो प्रकीर्णन होती है ना उसकी तीव्रता जो होती है वो कितनी होती है। एक साइंटिस्ट थे रेले, कौन थे, उन्होंने बताया था कि इससे जो उत्सर्जित होती है विकिरण उसकी तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के। तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के मतलब जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा। तो आप मुझे बताओ, तो हमने कल पढ़ा था ना विवग्योर था, इसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका, तो लाल का प्रकीर्णन सबसे कम, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका, बैगनी का ना, तो इसका प्रकीर्णन सबसे। तो पूछा जाता है कि आपके आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है किसके तुलना में, लाल रंग के तुलना में, इसलिए आपको नीला दिखाई देगा। जिसकी प्रकीर्णन ज्यादा होगी वायुमंडल में वही फैला हुआ मुझे दिखाई देगा, और वो किरण कौन सी थी, एक्चुअली में ये तीनों होता है VIB, तो इन तीनों का मिक्सचर आपको दिखाई देता है जो आपको आसमानी रंग का या नीला रंग का कह सकते हो दिखता है। तो हमारा जो ये नीला रंग है उसकी प्रकीर्णन क्या है, लाल के तुलना में अधिक है, तो इसीलिए प्रकीर्णन ज्यादा होती है नीले रंग का, इसीलिए आकाश का रंग क्या दिखता है, नीला दिखता है। इसे पॉइंट याद रहेगा ना आपको। चलिए खैर, अच्छा इसका उदाहरण लिख लो, एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना, लिख लीजिए। आपको पूछा जाएगा प्रकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है, नीचे लिखो ना एग्जाम्पल, प्रकीर्णन के नीचे लिखिए, ये मत लिखिए अभी लिखवा दूंगा, एग्जाम्पल लिखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना। अच्छा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में लाल दिखता है ना, वो भी लिख लीजिए दूसरा नंबर, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ना, और आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना। ये दोनों किसका उदाहरण है, अरे किसका उदाहरण है, प्रकीर्णन का। ठीक है, तो नीले रंग का ज्यादा प्रकीर्णन होता है इसलिए आपको आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। एक बात और, ओए प्रकीर्णित प्रकाश का जो तीव्रता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात का। अरे किसी भी रंग के तरंग दैर्घ्य के लिखिए तो, हाँ नोट में नहीं, आगे लिखो, लिखो रेले के अनुसार, ऐसे लिखो ना, लिखे रेले के अनुसार, रेले के अनुसार प्रकीर्णित, रेले के अनुसार क्या, प्रकीर्णित ओह मक्खी है, अरे इसीलिए रेले के अनुसार ये हैंग करने लगा, सुनो, रेले के अनुसार लिखिए प्रकीर्णित, प्रकीर्णित क्या, प्रकाश की, प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जिसको हम किससे सूचित करेंगे, आई, क्या है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता लिखिए तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ, लिखो तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह लिख लीजिएगा लास्ट में। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो आई है वो तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। सुनना, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा, अरे जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम उसकी प्रकीर्णन। तो आप मुझे बताइए, क्या नीले रंग का जो प्रकीर्णन है वह ज्यादा होगा? इसीलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? नीला। समझे? जो भी श्वेत प्रकाश आती है वह आपके वायुमंडल के कणों से टकरा के, यस और नो, और जो फैलती है उसमें ज्यादा कौन फैलता है? नीला रंग। तो नीला रंग ज्यादा फैलता है, इसलिए जो आप वायुमंडल के परत के अंदर रहते हैं तो आप जब देखते हैं तो आपको वायुमंडल से देखने पे आकाश कैसा दिखता है? नीला। समझ लो जी। तो क्योंकि वहां पर ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का हो रहा है? नीले रंग का। नीचे लिख लीजिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? लिखवा दूं? लिखिए तो। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, लिख के और डैश दे दो। आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग, आकाश का रंग नीला दिखाई क्या देना? बताओ तो किस कारण से? आप खुद बताओ। क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, यानी जिसकी तरंग दैर्घ्य अल्प है या जिसकी तरंग दैर्घ्य कम है उसका प्रकीर्णन ज्यादा, और जिसका तरंग दैर्घ्य उच्च है उसका प्रकीर्णन कम। लिखिए तो, अल्प तरंग दैर्घ्य, लिखो, अल्प तरंग दैर्घ्य के रंग का प्रकीर्णन, अल्प तरंग दैर्घ्य के रंग का प्रकीर्णन, अल्प तरंग दैर्घ्य के रंग का प्रकीर्णन उच्च तरंग दैर्घ्य के रंग की तुलना में, उच्च तरंग दैर्घ्य, उच्च तरंग दैर्घ्य के रंग की तुलना में अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। इसलिए, इसलिए, इसलिए नीले रंग का प्रकीर्णन, इसलिए नीले रंग का प्रकीर्णन, इसलिए नीले रंग का प्रकीर्णन अत्यधिक होने के कारण, नीले रंग का प्रकीर्णन अत्यधिक होने के कारण, नीले रंग का प्रकीर्णन अत्यधिक होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। सिंपल है। कोई पूछेगा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, बता दोगे? क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक है, इसलिए उसकी हमें प्रकीर्णन ज्यादा होने के कारण आपको नीला दिखाई पड़ता है। क्लियर? लिख लोगे ना? नेक्स्ट एक और छोटा सा चीज लिखो। रेले का सूत्र समझ गए क्या था? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता किसके तरंग दैर्घ्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रहेगा? तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखो तो। और मैं आपको क्या पढ़ा दूं? इंद्रधनुष के बारे में लिखवा दूं? लिखिए तो, प्राथमिक एवं द्वितीयक, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्र धनुष में, बस हो गया अंतर। कोई बता सकते हो क्या? आप दो तरफ लिख लो तो, एक तरफ प्राथमिक एक तरफ द्वितीयक। लिख लो, लाइन बना के लिख लीजिए। पॉइंट्स वाइज पूछा जाता है तो आप सब जवाब से दे सकते हो। एक तरफ प्राथमिक लिख लीजिए और एक तरफ क्या लिख लीजिए? द्वितीयक। बताओ तो प्राथमिक में क्या होता है? कोई बच्चा?
इसमें कितना अपवर्तन? अपवर्तन, 2 अपवर्तन और 1। लिखिए भाई, जल्दी लिखो फटाफट, 2-3 पॉइंट लिखवा देता हूं। लिखिए, इसमें 1 अपवर्तन, सॉरी 2 अपवर्तन, इसमें 2 अपवर्तन तथा 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें 2 अपवर्तन तथा 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 2 अपवर्तन तथा 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलेगा? इसमें उल्टा लिखो, इसमें 2 अपवर्तन एवं 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। द्वितीय में लिखना, इसमें 2 अपवर्तन, इसमें अपवर्तन कितने बार? इसमें 2 अपवर्तन तथा 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 2 अपवर्तन तथा 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, चलो बोलो, सुनो, इसके भी सुनो, इसमें जो अंदर का रंग है वो कैसा बनता है? बाहरी रंग कैसा बनता है? इसके अंदर का रंग होता है बैगनी और बाहरी रंग, गुड। लिखिए, लिखना, इसके भीतरी चाप पर बैगनी रंग बनता है। इसके भीतरी चाप पर बैगनी, ऐसे लिखना, इसके भीतरी चाप पर बैगनी तथा इसके भीतरी चाप पर बैगनी तथा बाहरी चाप पर लाल रंग बनता है। चाप तथा बाहरी चाप पर लाल रंग बनता है, तथा बाहरी चाप पर लाल रंग बनता है। इसमें लिखना उल्टा, इसके भीतरी चाप पर, हां, लाल रंग। द्वितीय में लिखेगा, इसके भीतरी चाप पर लाल रंग, इसके भीतरी चाप पर लाल रंग, इसके भीतरी चाप पर लाल रंग तथा बाहरी चाप पर बैगनी रंग बनता है। इसके भीतरी चाप पर लाल रंग तथा बाहरी चाप पर बैगनी रंग बनता है। याद रहेगा? बोलो। चलिए नेक्स्ट, 3rd नंबर। अच्छा बोलो तो, इसमें ज्यादा चमकीला कौन? प्राथमिक ज्यादा चमकीला होता है, द्वितीय उतना चमकीला? ज्यादा अपवर्तन परावर्तन होने से उसकी चमक कम हो जाती है, ऊर्जा का क्षति हो जाता है ना। तो लिखिएगा, अपेक्षाकृत अधिक चमकीला होता है। हाँ, अपेक्षाकृत मतलब उसके अपेक्षा, अपेक्षाकृत अधिक चमकीला होता है, अपेक्षाकृत अधिक चमकीला होता है। और इसमें लिखिएगा, अपेक्षाकृत कम चमकीला होता है। आपको ज्यादा चमकीला दिखेगा तो समझ जाना कौन सा रेनबो है, प्राथमिक रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष। अपेक्षाकृत अधिक चमकीला होता है, और इसमें लिखना है द्वितीय में अपेक्षाकृत कम चमकीला। याद रहेगा? काफी है, 2 पॉइंट्स बोलेगा लिखने के लिए, 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, हो गया क्या? बाकी कोण वोन के बारे में भी लिख सकते थे, है ना। एक 42 डिग्री का कोण बनाता है, एक, हाँ, एक, हाँ, तो आपको लिखने की जरूरत रहने दो, 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, काफी है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, आपका इस प्रकार से ये फिनिश। ठीक, अगला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है प्रकाशिक यंत्र। हेडिंग डालिए, प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसको हम बोलते हैं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, प्रकाशिक यंत्र में क्या क्या सब पढ़ोगे? 2 ही चीज पढ़ेंगे हम, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत। कौन कौन सा चीज? माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी और टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी। चलेगा? तो वो तो खैर बाद में लिखेंगे, पहले आप सब हेडिंग डालो। तो सब लोग हेडिंग डालो, दर्शन कोण।
हाँ, आज रामचंद्र जी का तुम सबको करवाएंगे दर्शन कोण से दर्शन। आज फिर से दर्शन कोण, विजुअल एंगल, क्या कहते हैं, किससे डिनोट करेंगे? बोलो क्या होता है दर्शन कोण, बताओ तो। देखो देखो, ये तुम्हारा गोल गोल आंख, और तुम्हारे आंख में ये लेंस, और तुम्हारे आंख के सामने हमने एक वस्तु रखा, वस्तु है ए बी। क्या है वस्तु? तो तुम्हारा नेत्र जो इसके साथ कोण बनाएगा, अरे जो नेत्र तुम्हारा इसके साथ कोण, उसी को कहेंगे दर्शन। इसको थीटा नॉट लिख लेते हैं, चलो थीटा नॉट। ओके, तो मुझे बताओ तो इसका मान क्या होगा? अभी लिखना मत, सिर्फ समझो। कोई मुझे बताओ टेन थीटा नॉट का मान। अरे 10 में निकालेंगे तो क्या होता है? लंब बटे लंब क्या है? ए बी। और अगर इसको मैं ओ मान लू, बोलो आधार एओ। इसको हम रखेंगे डी दूरी पर। नाम सुने हो डी का? कितना मान होता है? अरे स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। भूल जाते हो? बट इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अरे किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना लेके चलते हैं? 25 सेंटीमीटर। याद है ना, बचपन में पढ़ा होगा। चलो ये छोटा कोण है तो इसको थीटा नॉट लिख सकते हैं। ए बी को ए बी रहने दो, और एओ का मान कितना? डी के बराबर। क्या इस तरफ है तो माइनस लेंगे, तो यहां पे चिन्ह कौन सा? तो ये बन जाएगा आपका माइनस ए बी बटे। खैर, दर्शन कोण क्या है खुद से परिभाषा बनाओ। वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बनाए गए कोण को कहते हैं, लिखिए, लिखेगा किसी वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बनाए गए कोण को, किसी वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बनाए गए कोण को, किसी वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बनाए गए कोण को, किसी वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बनाए गए कोण को क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण कहते हैं। फटाफट बना लीजिए। हाँ जी, और ये मान आपको याद रखना है, ठीक है? ये दर्शन कोण का आपका मान है। डी का मान कितना लेते हैं? 25। हाँ, स्पष्ट देखने की निकटतम दूरी कितनी? 25 सेंटीमीटर। करो। तो प्रकाशिक यंत्र में आपको दो चीज पढ़ना है। कौन कौन सा? सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप भी दो टाइप के हैं, टेलीस्कोप भी 3-4 टाइप का है, लेकिन आपको सिर्फ दो याद रखना है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, नाम सुने हो? नहीं सुने हो? अरे यौगिक सूक्ष्मदर्शी उसी को कहते हैं। है, बताए तो थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। भूल गए तुम सब? नहीं सुने हो? पढ़े नहीं थे? सब भूल गए ना? खत्म ही है भाई, तुम जब आना बंद कर दो खत्म। अब तुम पे डिपेंड करता है, तुम आखिरी तक आते रहोगे, मैं आखिरी तक पढ़ाता रहूंगा। तुमको डिसाइड करना है कि खत्म हुआ कि। लिखो, कितने उपकरण पढ़ने हैं? दो, माइक्रोस्कोप और, तो पहला लिखिए माइक्रोस्कोप। बोलो माइक्रोस्कोप का काम। अरे माइक्रोस्कोप का काम, अरे सूक्ष्म वस्तु को देखने में मदद करता है। कौन? माइक्रोस्कोप। और दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप, दूर की वस्तु को देखने में, नाम से इसमें सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म वस्तु को देखने में मदद करेगा। कौन? अरे सूक्ष्मदर्शी मतलब कैसी वस्तु को देखेंगे? जो बहुत छोटी वस्तु है उसको देखेंगे सूक्ष्मदर्शी की मदद से। और दूरदर्शी, दूर की वस्तु को, नाम से स्पष्ट है ना, दूरदर्शी मतलब वस्तु कहां रखा होगा? बहुत दूर। नीचे लिखिए,
सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म लिखो, सूक्ष्म दर्शी, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। बोलिए क्या लिखेंगे इसको? अच्छा, बस छोटी वस्तु है उसको देखना है मुझे क्लियर, उसको स्पष्ट देखना है, तो क्या मैं उसके दर्शन कोण को बढ़ा दूं? तो सूक्ष्मदर्शी क्या करता है? अति सूक्ष्म वस्तु का दर्शन कोण बढ़ा देता है, जिससे हम उसे स्पष्ट देख पाते हैं। क्योंकि हम तभी देख पाएंगे जब वस्तु बड़ी हो। बहुत छोटी वस्तु हमें दिखाई तो उसका दर्शन कोण जैसे ही बढ़ेगा तो हमें दिखना। लिखिए, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बोलो? यह एक ऐसी प्रकाशिक यंत्र है, देखिए, यह एक ऐसी प्रकाशिक यंत्र है, यह एक ऐसी प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं? क्या सूक्ष्म वस्तु को देख सकते हैं? यस, जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तु का दर्शन कोण बढ़ाया जाता है। अति सूक्ष्म वस्तु का दर्शन कोण बढ़ाया जाता है। अरे जो वस्तु बहुत छोटी है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, उसका दर्शन कोण बढ़ा के हम देख सकते हैं। किसकी मदद से? खैर, ये दो प्रकार की होती है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। हमें कौन सा पढ़ना है? संयुक्त। सरल कोई पूछता तो नेक्स्ट लिखिए आप लोग, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओए, अब सुनना, अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपको पढ़ा चुका हूं बहुत डिटेल में। मेन चीज सुनना, इसमें कितने लेंस और इसमें कितने लेंस? दोनों के दोनों कौन से लेंस? भूल गया। अरे इसमें दो लेंस होते हैं, लेकिन कौन से? उत्तल अवतल, सब भूल गया। दो उत्तल लेंस एक वस्तु के पास रखते हैं, यस और नो, उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। एक नेत्र के पास रखते हैं, उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। नाम में क्या रखा है? यस और नो। जो अभिदृश्यक लेंस है वो छोटा होता है, जो नेत्रिका लेंस है वो छोटा क्यों होता है? क्योंकि यहां पे हम छोटे वस्तु को देख रहे हैं ना, तो वस्तु के बगल में जो लेंस है उसकी बहुत बड़ी होने की कोई जरूरत। लिखो फटाफट, ओए नीचे लिखो, क्या लिखोगे? बनावट, सीधे बनावट की बात करते हैं। लिखिए, यह दो उत्तल लेंस का बना होता है, यह दो उत्तल लेंस का बना होता है। थोड़ा रफ्तार में लिखिएगा, यह दो उत्तल लेंस का बना होता है ना। उनमें से एक लेंस की फोकस दूरी, उनमें से एक लेंस की फोकस दूरी, उनमें से एक लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक लिख लो ना। एक लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक छोटी होती है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। सॉरी, ऐसे मत लिखो, छोटी होती है जिसे वस्तु के नजदीक रखा जाता है, जिसे वस्तु के नजदीक रखा जाता है। इसको हम किसके नजदीक रखते हैं? वस्तु के नजदीक। जिसे वस्तु के नजदीक रखा जाता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। यह ठीक है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तथा दूसरे लेंस को, ऐसे लिखना, तथा दूसरे लेंस की द्वारक एवं फोकस दूरी, दूसरे लेंस की द्वारक एवं
फोकस दूरी, द्वारक एवं फोकस दूरी बड़ी होती है। द्वारक एवं फोकस दूरी क्या होती है? बड़ी होती है, जिसे नेत्र के निकट रखा जाता है। जिसे नेत्र के निकट रखा जाता है। जिसे नेत्र के निकट रखा जाता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। याद रहेगा? यस और नो? तो इसमें दो लेंस होते हैं, कौन कौन से? अच्छा, नेत्रिका लेंस को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। यस, अरे नेत्रिका लेंस को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, जिससे कि अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के दूरी को बढ़ाया घटाया। लिख लीजिए, तो उसी में पूर्ण विराम देखे, अगले लाइन से लिखना। नेत्रिका लेंस को नली के ऊपर, नेत्रिका लेंस को नली के ऊपर खिसकाया जा सकता है। नेत्रिका लेंस को नली के ऊपर खिसकाया जा सकता है, जिससे अभिदृश्यक लेंस एवं नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी, जिससे अभिदृश्यक लेंस एवं नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी, जिससे अभिदृश्यक लेंस एवं नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी घटाई बढ़ाई जा सकती है। बस छोटा सा बात याद रखिएगा। नेत्रिका लेंस को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं ताकि इसकी दूरी को बढ़ाया और घटाया। चलो मेरे साथ बनाओ तो फोटो, ये बनाइए, ये अभिदृश्यक लेंस, फटाफट बनाइए। ये है अभिदृश्यक लेंस, देख लो क्या ये अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, वस्तु किसके बीच है? अरे FO और 2FO के बीच। आपको याद है जो लेंस होता है उसका ये इधर प्रथम फोकस होता है, तो प्रथम फोकस मतलब FO और 2FO के बीच में हमने किसको रखा? कैसा बनेगा इसका प्रतिबिंब? एकदम टेक्निकल बता रहा हूं, सुना, स्टेप बाय स्टेप ही बनाना है। इतना बना लिए? देखिए, ओए अगला पॉइंट में यही लिखना है, वस्तु को कहां रखते हैं? FO और 2FO के, जिससे कि इसका प्रतिबिंब इधर कहीं बनता है। बोले ये जो प्रतिबिंब बना है वो छोटा कि बड़ा? बड़ा प्रतिबिंब। यस और नो? और कैसा? काल्पनिक वास्तविक? वास्तविक। अरे वास्तविक, हाँ या ना? सीधा उल्टा? उल्टा। बना दीजिए। इस प्रकार से बन गया हमारा। और इसी के साथ हमारा रखा होता है उससे बड़ा एक लेंस। इसी लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? नेत्रिका लेंस, क्योंकि ये किसके निकट रखा होता है? नेत्र के निकट। इधर ही आपका आंख होगा। यस और नो? इतना ही बना के रुक जाना है और पहले कैलकुलेशन करना है। पहले लिख लेते हैं कुछ लाइंस, इसके बाद कुछ कैलकुलेशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया ना? इतना बनाओ, आप नीचे 2-3 लाइन छोड़ेंगे और इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। 2-3 लाइन छोड़ दिए और नीचे लिखना शुरू कीजिए। ओए बताओ तो, नीचे लिखो कार्य सिद्धांत। इसका कार्य कैसे करता है लिख लो। कार्य सिद्धांत, इसको खत्म कर देते हैं फटाफट। कार्य सिद्धांत, कार्य, सुनिए तो आप ही बताना क्या लिखवाने वाला हूं। वस्तु को कहां रखे हैं? FO और 2FO के, जिसका प्रतिबिंब बना है ना। लिखिए वस्तु को, ऐसे लिखना, वस्तु AB को, वस्तु AB को, वस्तु AB को FO, अभिदृश्यक लेंस का संकेत है ऑब्जेक्टिव, तो इसको बोलते हैं O। वस्तु AB को FO एवं 2FO के बीच रखा जाता है। FO एवं 2FO के बीच रखा
जाता है, 2FO एवं 2FO के बीच रखा जाता है, जिससे इसका वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब, A' बनता है, A' बनता है। ठीक है, पुनः इस प्रतिबिंब A' को, पुनः इस प्रतिबिंब A' को लिखो ओए, कहां रखते हैं? इसका ऑप्टिकल सेंटर मतलब ओए, ऑप्टिकल सेंटर जानते हो क्या होता है? प्रकाशिक, हद है, मुंह बा देते हो। लिखो, पुनः इस प्रतिबिंब को नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच रखी जाती है, ओए, अब कहां रखे हैं? प्रकाशिक केंद्र और किसका फोकस? नेत्रिका लेंस के बीच रखी जाती है, जिससे इसका काल्पनिक बड़ा तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है या बनता है। अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा उसको मैं भी बना के नहीं दिखाया हूं, क्योंकि उसको हम लोग अभी बना देंगे तो आपको समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए पहले समझ लेते। सुनो तो, ओए, पहले यहां ध्यान दो, इस त्रिभुज को देखो, आप लोग नीचे लिखना शुरू करना, AB और O1 और A', B', क्या दोनों समरूप त्रिभुज है? तो देखो, मैं अगले पेज पर लिख रहा हूं, देखना, लिखो, त्रिभुज AO1B समरूप है त्रिभुज A', और B'। यहां देखो, आपके फोटो तो आपके सामने होगा, क्या ये दोनों समरूप है? ओए, क्या ये मेरे लिए वस्तु है? इसको क्या लिखेंगे? UO। क्या इसका जो प्रतिबिंब बना है वो ये बना है? इसको क्या लिखेंगे? VO। अरे ये वस्तु है तो UO और प्रतिबिंब है तो बोलो क्या होगा यहां पे? अगर मैं यहां पे समरूप त्रिभुज लगाऊं तो AB बट्टे AO1 बराबर A', बट्टे, अरे A', बट्टे A', हाँ या ना? A', अब मान बैठाओ, AB ऊपर था तो प्लस, ठीक है, AO1 इस तरफ था -U, बराबर A', नीचे है तो माइनस, A', उस तरफ है VO। क्या माइनस माइनस कट गया? यहां से मुझे A', B' का मान बता दो, यही आपको पूछा जाएगा। क्या हो गया? VO बट्टे UO, और साथ में क्या माइनस माइनस कट चुका है? लिख दीजिए, ये आपका पहला बन गया। दो चीज निकालना है, बस एक चीज निकल गया, एक छोटा सा चीज और निकालना है। तो आपको दो त्रिभुज में समरूपता लगा के A', B' का मान निकालना है। AB ऊपर था इसलिए आपने प्लस लिया,
ए डैश बी डैश नीचे इसलिए माइनस लिया, लेफ्ट साइड में वस्तु थी तो माइनस यू लिए, राइट साइड में प्रतिबिंब बना उसको आपने वीओ लिया। ओ क्यों लगाए? ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस से दूरी है उसको हम क्या ले रहे हैं? एफओ, मतलब उसकी फोकस को एफओ, उसकी वस्तु दूरी को यूओ, उसके प्रतिबिंब दूरी को वीओ नहीं। नेक्स्ट, सरसराओ नहीं, लिखो। ओए इधर सुनो, अब आपको अगला क्या करना सुना, इसका प्रतिबिंब सुना, मैं इसलिए इसको नहीं कुछ किया था, अब इसका प्रतिबिंब बनाता हूं। जो फाइनल प्रतिबिंब बनना है वो कुछ ऐसे जाएगा इसके नेत्र पे, और इसका प्रतिबिंब क्या पीछे बनेगा? यस और नो? तो ये प्रतिबिंब यहां पे कुछ बना है, और ये प्रतिबिंब क्या है बाबू? ए डबल डैश बी डबल डैश। और आपको यही ओए प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर जो दर्शन कोण बना, क्या इसको मैं थीटा मान लूं तो क्या ये कोण भी थीटा होगा? ये थीटा आपको निकालना है इस त्रिभुज को देख के। ए डैश बी डैश ओ टू में थीटा तुम निकाल सकते हो। त्रिभुज ए डैश ओ टू और बी डैश, बोलो तो इसमें त्रिभुज में टेन थीटा क्या होगा? अरे ये वाला थीटा क्या होगा बताइए? ये देखो यहां से देखता हूं मैं, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश बट्टे ए डैश ओ टू, लिख दीजिए ए डैश बी डैश बट्टे ए डैश, हो गया बस खत्म। क्या मैं इसको लिख सकता हूं थीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश नीचे था, अरे ए डैश बी डैश किधर था? नीचे। अच्छा ए डैश बी डैश का मान तो मेरे पास है, और ए ओ टू का मान कितना? अरे इसके लिए तो ये वस्तु है ना, क्या यू ही हो जाएगा? रख दीजिए, ये कितना यू ही, रख दीजिए यहां पे। ए डैश बी डैश का मान यहां से बताओ, वी नॉट यू नॉट ए बी, ये होगा। और इस बट्टे इस तरफ है यू ही ना, ये है माइनस, यही है। और ए डैश बी डैश नीचे था तो उसके लिए भी चिन्ह कैसा? अरे ये भी माइनस, हाँ है ना। तो ए डैश बी डैश को अगर यहां पे क्यों लिखना, मैं यहां लिख देता हूं। अगर इस ए डैश बी डैश के लिए मान आप माइनस लोगे और यू ही माइनस हो गया तो ये दोनों, तो आपका ये थीटा निकल गया। थीटा क्या निकला? वीओ यूओ ए बी बट्टे ए डैश बी डैश नीचे था तो ए भी माइनस, उसके साथ रख दिए। और आपका एओ जो है वो भी लेफ्ट साइड में है, उसका यू ही, ये मान आपका निकल गया किसका? थीटा का। हमको निकालना क्या है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? लिखो बस, लास्ट है आवर्धन क्षमता। किससे डिनोट करेंगे? यह हो जाएगा थीटा बट्टे थीटा नॉट। थीटा कितना? अच्छा थीटा क्या है? प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण। थीटा क्या है? अरे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण। और थीटा नॉट क्या है? थीटा नॉट क्या है? बिना यंत्र के केवल नेत्र द्वारा बने वस्तु का दर्शन कोण। तो ये ए बी का मान बोलो, वी नॉट बट्टे यू नॉट ए बी बट्टे यू ई। और थीटा नॉट का मान बताओ जो सबसे पहले पढ़ाए थे। अरे थीटा नॉट का मान यहां माइनस ए बी बट्टे डी, हो गया खत्म। ये ए बी से भी आपका देखो क्या बन गया? आवर्धन क्षमता बना वीओ यूओ माइनस में ना, इनटू ऊपर गया तो यही होती है आवर्धन क्षमता किसकी? सूक्ष्मदर्शी की। ये आप किए थे ना, बस आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। पहले ये लिख लो ना, पहले लिख लें तो फिर दिखाता हूं। आवर्धन क्षमता का आप सब परिभाषा भी लिख लेना। पूछता है कि बताइए आवर्धन क्षमता क्या होता है, फिर चले जाना। इसमें दो मैंने कंडीशन भी बताए थे। प्रतिबिंब जब अनंत पर बने तब निकाला था आवर्धन क्षमता, और प्रतिबिंब जब डी पे बने निकाला था ना, वो भी लिखूंगा अभी, रुको 5 मिनट।
लिख लिए? अरे इसके दो कंडीशन थे, याद है कुछ? अनंत पर जब बनता था प्रतिबिंब तो यू किसके बराबर? एफ ई के, यूई बराबर एफ ई, कुछ याद है? तो यहां पे यूई की जगह एफ ई हो जाता था। आवर्धन क्षमता क्या होता है? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के केवल नेत्र द्वारा वस्तु के बने दर्शन कोण का अनुपात। ये तो आसान ही था, समरूप त्रिभुज लगा देना था। और यहां पे पुराने त्रिभुज को देख लो, ए डैश ओ टू बी डैश को थीटा निकाल लो। लिख लिए? नीचे लिखो तो विशेष स्थितियां, जल्दी से लिख लो, दो चीज बचा है, चित्र लिखना है। हेडिंग लो विशेष स्थितियां, वो दोनों कंडीशन कर लो। बस हो गया, 2 मिनट में छोड़ रहा हूं, अब 2 मिनट रुक जाओ ना। अब इसको आधा छोड़ दोगे कोई फायदा नहीं है, तो एक तो पूरा कर लें, अगले क्लास में दूरदर्शी कर लेंगे, ऐसा ही है। इसको एक बार आप घर पे जरूर करना, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में से एक आपसे पूछा जाएगा 5 मार्क्स में। तो अब हाँ भाई, हर साल एक दोनों में से कम आपसे पूछा ही जाएगा, तो आप याद रखना। और मैं तो कहूंगा आप यही ज्यादा याद रखना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूरदर्शी से ज्यादा यही पूछता है। दूरदर्शी इससे आसान है, इसलिए दूरदर्शी ज्यादा ये पूछता है। बना लिए? नीचे लिखो विशेष स्थितियां, लिखो यदि प्रतिबिंब, एक लिख लो छोटा सा बात, छोटा सा कंडीशन है। यदि प्रतिबिंब कहां बन रहा हो? डी पर बने, दोनों करवाना है। यदि प्रतिबिंब कहां बने? डी पर। यदि प्रतिबिंब डी पर बने, सुनो क्या होगा? अरे प्रतिबिंब डी पर बनेगा तो वीई किसके बराबर? पीछे बनना था प्रतिबिंब तो माइनस डी, क्या लगाएंगे फॉर्मूला? 1/v, लेंस का सूत्र, -1/u बराबर 1/, तो हो जाएगा 1/, -d, -1/, वस्तु भी पीछे था तो -ue बराबर 1/fe। देखो क्या होगा, ये सब ये माइनस खत्म। सुना, इधर भेज देता हूं तो क्या बनेगा, सुना, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ऐसे लिख दो 1/ue - 1/d बराबर 1/, मुझे ue चाहिए, कैसे निकलेगा ue? 1/ue 1/d प्लस 1/, आप सिर्फ इसका मेन रिजल्ट याद रखना, दोनों कैल्शियम DFE और यहां D प्लस, बोलो ue का मान DFE/D प्लस FE, यानी इसके हिसाब से आवर्धन क्षमता देखा जाए तो यहां देखो तो क्या था, VO/UO तो था, वो तो वही रहेगा, और आगे क्या था देखो, D/UE, यहां हो जाएगा D/UE के जगह DFE और D प्लस, D से D, देखो M का मान क्या आ गया, -VO/UO 1 प्लस D/, तो कई बार ऑप्शन में ये रहता है। आप पूरा मत लिखो, एक आप सिर्फ इतना याद रखो, यदि प्रतिबिंब डी पर बने तो आप ये लिख लो, सिर्फ लास्ट स्टेप, U का मान ये रखना है और ये रख दीजिए इसमें, सारा आपको छापने की जरूरत। यदि प्रतिबिंब डी पर बने ऐसा आपको देगा कंडीशन, तो आप सिर्फ ये याद रखो, वो तो मैं निकालने के लिए ऐसे निकाला हूं, DFE/D प्लस FE, उसको UE की जगह रख देना है, जैसे आप रखेंगे आपका M निकल जाएगा। यदि प्रतिबिंब डी पर बने तो लिख लो UE बराबर DFE/D प्लस FE, तुमको पकड़ के बैठे हैं, UE बराबर DFE/D प्लस FE, इसका मान उसमें बैठाओगे तो क्या बन जाएगा, -VO/UO इंटू 1 प्लस। अच्छा दूसरा क्या था, प्रतिबिंब जब अनंत पर बने, लिख लो, दूसरा लिख लो, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, दूसरा क्या है, यदि प्रतिबिंब
यदि प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर बने, अनंत पर बने, क्या लिखोगे? ओए बोलो, इसका v क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। तो बोलो यहां पे क्या लगाएंगे? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f था, तो खुद बताओ 1/v हो गया इंफिनिटी, माइनस 1/u कितना? अरे माइनस u, और f कितना? ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से निकला u बराबर, बोलो आवर्धन क्षमता अब कितना? माइनस vo अपॉन यूओ डी अपॉन, आंसर खत्म। एक आवर्धन क्षमता का परिभाषा लिख लो तो सब लोग, 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? अरे किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होता है? यंत्र से बने प्रतिबिंब, यंत्र से बने प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के क्या केवल नेत्र द्वारा वस्तु का बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होता है। लिखोगे? नहीं लिखोगे? लिखो आवर्धन क्षमता, छोटा सा परिभाषा लिख लो बस लास्ट। आवर्धन क्षमता बोलो किसे कहते हैं? लिखो किसी यंत्र की आवर्धन, लिखो किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता यंत्र से बने प्रतिबिंब, यंत्र से बने प्रतिबिंब, यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण, यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के, बिना यंत्र के, बिना यंत्र के वस्तु द्वारा, या ऐसे लिखना, एक मिनट, बिना यंत्र के केवल, लिख लो, बिना यंत्र के केवल नेत्र से वस्तु द्वारा, बिना यंत्र के केवल नेत्र से वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण, नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। ओए मेन पॉइंट याद करो, मोटा मोटी पॉइंट क्या पता है? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण, बिना यंत्र के वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए के अनुपात को कहते हैं क्या? यहां पर मुझे बताओ, सुनो, प्रतिबिंब द्वारा कितना बना था कोण? यहां पे कितना बनाए थे प्रतिबिंब द्वारा? अरे प्रतिबिंब है नहीं है, इसने कोण कितना बनाया नेत्र पे? थीटा। और वस्तु ने बिना यंत्र के कितना कोण बनाया था? थीटा नॉट। तो इसी दोनों के अनुपात को आपने क्या कहा? आवर्धन क्षमता। तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। ऐसे याद करना, ठीक है? अगले क्लास में मैं और रिपीट कर दूंगा, तो देख लीजिएगा।